चलता रहा। किसान जाड़ा बरसात गर्मी में उन काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। इस बजट में आम जनता, किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग को निराशा हाथ लगी है। अगर आप देखिए कर्मचारियों को न तो उनकी पुरानी पेंशन के बारे में कोई जिक्र किया गया है, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। किसानों की आय जो दुगनी करने की बात होती थी, आज के टाइम में किसानों की लागत दुगनी हो गई, एमएसपी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। आप नौजवानों की बात कर लीजिए, उनके रोजगार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। शिक्षा को लेकर के आप आज के टाइम में आम जनता, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कैसे शिक्षा को सस्ती की जाए, आम जनमानस तक कैसे वो शिक्षा पहुंच सके, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। 10 में 0 नंबर है इस बजट को लेकर के। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट से गरीब मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच सकता है। 8 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव करके सरकार ने करोड़ों लोगों को खुश करने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बजट के मायने क्या है? इससे केंद्र सरकार की उम्मीदें कितनी मजबूत होंगी? क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बजट का मूल आधार क्या रहा? संभावनाओं की तलाश आज की गई कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, हरित विकास के तौर पर भी, क्योंकि जब निर्मला सीतारमण ने ये बजट का जो भाषण वो शुरू किया तो उस पर किन किन चीजों पर जोर दिया गया वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। युवा शक्ति पर जोर दिया गया, अंत तक पहुंच, यानी कि जो हमारे देश में जो जनता है, जो लोग रह रहे हैं, वहां कोने कोने तक पहुंचना चाहिए सरकार की जो योजनाएं हैं। वित्तीय क्षेत्र, ढांचागत निवेश हो, तो ये तमाम पॉइंट्स हैं। वहीं इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि बजट जनता के गिरते विश्वास का सबूत है। इसके अलावा मायावती भी इस बजट से खुश नहीं है। वो कह रही है कि ये बजट भी अलग नहीं है, झूठी उम्मीदें क्यों। तो बजट पर विपक्ष कहीं ना कहीं नाखुश ही नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने इस बार बजट सुना ही नहीं, तो उनसे उम्मीद ही क्या की जाए। भाई जब उन्होंने बजट ही नहीं सुना तो वो जवाब क्या देंगे कि बजट अच्छा था कि खराब था। ममता बनर्जी कह रही है कि बजट गरीब विरोधी झूठ का पुलिंदा है। तो देखिए विपक्ष को तो खैर ये बजट आज रास आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं हेडलाइंस के लिए जुमलों वाला बजट है, सिर्फ हेडलाइंस पाने के लिए ये बजट आया है। तो सबका अपना अपना नजरिया है बजट को देखने का। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर देखा जाए तो बजट बेरोजगारी पर और महंगाई पर ही मुद्दा उठाती है। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ऐसा ही बजट 8-9 साल से आ रहा है, यानी कि जो पहले बजट आए हों उसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत है। चलिए थोड़ी बहुत इन्होंने राहत की बात जरूर कही बजट को लेकर। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नील बटे सन्नाटा, रेलवे को क्या मिला पता नहीं। रेलवे को लेकर सवाल उन्होंने उठाया। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी सांसद कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, किसानों के टरहट पर चुप्पी। इसको चुनावी बजट उन्होंने कह दिया, जिससे हम लगातार कह रहे थे कि भाई अगर कुछ खास बात, कुछ राहत अगर सरकार की तरफ से इस बार के बजट में दी जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये जरूर कहेगा कि चुनावों की वजह से ये राहत दी गई है। लगातार हम यही कह रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष को क्योंकि ये बजट जो है वो रास नहीं आ रहा, चुनावों से जुड़ा हुआ इस बजट को बताया जा रहा है। कुछ विपक्ष के कुछ दल कह रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों से इसी तरीके का बजट आ रहा है। कुछ दल कह रहे हैं कि कुछ खास इस बार के बजट में नहीं है, सिर्फ जुमला है, हेडलाइंस में आने के लिए बजट है। तो ये तमाम बातें अब विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ही यही है कि क्या 2023 के इस बजट के जरिए 2024 की मंजिल तलाशी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि देखिए अगर इस साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगर जम्मू में भी होते हैं तो एक राज्य और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो है ही, और साथ ही फिर अगले साल लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां हमलावर भी हैं बजट को लेकर, और बीजेपी तलाश रही है 2024 की मंजिल इस बजट के जरिए। और कोशिश भी यही की गई है कि कैसे भी करके
सबका साथ सबका विकास, क्योंकि आज के इस बजट में महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, बुजुर्गों को साधने की कोशिश की गई और युवाओं को साधने की भी कोशिश की गई है आज के इस बजट में। तो आज के इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं को साधा गया, जो लोग नौकरी पेशा वर्ग के से आते हैं उनको भी साधने की कोशिश की गई, टैक्स स्लैब में छूट दे करके किसानों को साधने की कोशिश की गई है। इंडस्ट्री स्टार्टअप के तौर पर भी एक नया पॉइंट इस बार सरकार लेकर आई। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे कि इससे कितना फायदा सरकार को आने वाले समय में होने वाला है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब जुड़े। जोशी साहब, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ए के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही किसान नेता किरणपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री वैभव डांगे हमारे साथ जुड़े। डांगे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कॉस्ट अकाउंटेंट राजेंद्र सिंह भाटी CMA है, वो भी हमारे साथ जुड़े। भाटी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर साहब, देखिए बजट में सरकार कह रही है कि हमने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, फिर चाहे वो बात महिलाओं की हो, चाहे बात युवाओं की हो, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, डिफेंस की हो, या फिर और जो नौकरी पेशा वर्ग है उसकी हो, हर चीज को हमने साधने की कोशिश की है। तो हम ये पाते हैं, ये टोटल जो बजट है ये चुनावी बजट है, जी। क्योंकि हम इसमें कोई जन कल्याणी योजना नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ ये इम्पोर्ट को बढ़ावा देने वाला एक बजट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के लिए पॉलिसी तैयार करी गई है। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं, ये नए बजट में पुरानी स्कीम के जो पेंशन की जो स्कीम थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कर्मचारियों का शोषण इसमें जारी है। इसके अलावा हम कहना चाहते हैं, सरकार ने पिछले कुछ सालों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन किसान सम्मान निधि में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। और किसानों की MSP की बात ये लोग कहते थे, आज किसानों की MSP की कोई घोषणा नहीं हुई। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार कहती है हम नौकरियों को कोई नौकरी के बदले भत्ता देंगे, क्या उनको इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है वो कोई क्लियर नहीं है। और इसके अलावा मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कृतिका जी, जो सबसे बड़ी बात है, सरकार कहती है कि सफाई के लिए हम मशीनें लाएंगे। उन सफाई जो कर्मचारी है उनके लिए क्या योजना है, ये सरकार ने अपने बताने का काम नहीं करा। महिलाओं में जो कितनी है, जो जितना बचत जो आप दिखाया, जो बचत पर खरीद पाएंगे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और किसान जो किसानों के लिए जो बचत पर क्यों नहीं पैसा बढ़ाया गया, वो उनकी क्या स्कीम है किसानों के बारे में, इस बारे में एक निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं। किसान है, नौजवान है, ये सब इसके सरकार के टारगेट पे है। और निश्चित तौर पे ये चुनावी बजट है और ये जुमले वाली सरकार से हम इससे ज्यादा कुछ आशा नहीं। तो इस बजट में जो आज का ये बजट आया, इसमें राहत वाली बात आपको कहीं से कोई नजर नहीं आ रही है? जो टैक्स स्लैब में राहत दी गई या जो चीजें सस्ती की गई उसको लेकर, किसानों को लेकर, इंडस्ट्री स्टार्टअप को लेकर जो स्कीम लाई जा रही है, महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई गई, उसमें आपको कोई भी राहत की खबर नजर नहीं आ रही है? राहत की बात जो आम जो महिला है, जिसका रसोई से मामला है, जो पूरे घर की वित्तीय व्यवस्था को देखती है, उस महिला के लिए क्या है? वो कितनी % औरतें हैं जो बचत पर, महिला जो बचत पर लाने की बात इन्होंने कही है, कितनी महिलाएं उसको खरीद पाएंगी? जिनकी इनकम ज्यादा होगी, जिनके पास बचत ज्यादा होगी। हम उन महिलाओं की बात करते हैं जिनके लिए रसोई को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करती है कृतिका। हम लोग आम जनजीवन के लोग बिल्कुल आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये केवल चुनावी बजट है और हमें पूरा विश्वास है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। ये निश्चित तौर पे सरकार का एक गैर जिम्मेदाराना बजट के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है। किसान नेता किरणपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरणपाल साहब, किसानों के लिए भी देखिए कई सारी बातें कही गई हैं। देखिए 20 लाख करोड़ बढ़ाने की बात की गई कृषि क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो ऐसे में और भी कई सारे स्टार्टअप, जिससे कि कृषि क्षेत्र में जो युवा है, अगर युवा कृषि क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप करें, नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो आए कृषि क्षेत्र में, तो उनके लिए तमाम योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। तो क्या किसानों के फायदे की बात आपको नजर आ रही है आज के इस बजट के जरिए? बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। मेरी आवाज आ रही है? जी किरणपाल जी, आ रही है आवाज।
जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो है ये देखिए बजट जो है हर बार आता है और हर बार बजट किसानों के लिए तो बिल्कुल खोखला होता है। जी। ये भाजपा को जहां भी पूरे प्रदेशों में जहां दिखाई दे रही है, वो किसानों की देन है, ना कि इन नेताओं की देन है। ये सब जितने नेता हैं केवल एक दूसरे के विपक्षी के नाते ये सब बोलते हैं, परंतु किसानों की हित की बात कोई नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं, जब तक किसान आयोग, जब हम हजारों आयोग बना सकते हैं तो ये किसान आयोग क्यों नहीं बनाते? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणपाल सिंह, मैं कहता हूं किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करते? जब एक पेन बनाने वाला व्यक्ति, एक पिन बनाने वाला व्यक्ति अपनी कीमत खुद रखता है, एक पानी को बोतल में डालने वाला आदमी अपनी कीमत खुद रखता है, जी। और गेहूं, चावल, मिर्ची पैदा करने वाला किसान की कीमत सरकार लगाती है। इसे बड़े दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं, ये किसानों के लिए तो बिल्कुल खोखला बजट है, और किसानों के लिए अगर करना है किसान आयोग का गठन करे सरकार। जी। अभी सभी देशों में, सभी प्रदेशों में, जितने जहां जहां अभी प्रदेशों में अगर भाजपा है तो किसानों की देन है। जी, ठीक है। ये बिल्कुल किसानों के लिए तो छलावा है जी। जी, ठीक है। हमारे साथ में अर्थशास्त्री वैभव डांगे साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव साहब, आपको क्या नजर आ रहा है एक अर्थशास्त्री के तौर पर आज के इस बजट को आप कैसे देखते हैं? कितने नंबर देंगे 10 में से? कृतिका जी, मैं राजनीतिक जी। वैभव साहब, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। भाषण नहीं करूंगा। चलिए कोई बात नहीं। वैभव डांगे साहब, आपके पास में वापस आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव साहब, किसान नेता कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं है आज के इस बजट में, वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं है, रसोई घर चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, रसोई गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या, और यही कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आज का ये जो बजट है पूरी तौर पे चुनावी बजट, चुनावी साल को देखते हुए और सिर्फ छलावा है ये। देखिए कृतिका जी, अभी किरणपाल सिंह जी को सुना मैंने, उन्होंने जी। बिल्कुल सही कहा कि किसान के पास अधिकार होना चाहिए स्वयं की मूल्य तय करने का। हाँ। और जो किसान बिल लेके आई थी भाजपा सरकार, उसमें किसान स्वयं ही मूल्य तय कर रहा था। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट मंडियां शुरू हो गई हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार तो किसानों के साथ है। तो देखिए, मैं करीब 8,000 किसानों के टच में रहता हूँ, और मेरी फाउंडेशन के थ्रू, और हम बहुत चीजों पे बात करते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, और हमारा मानना ये है कि किसान जो है वो पूर्णतः इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? किसान को किसान निधि के हिसाब से एक कार्य शुरू हुआ, 11.5 करोड़ किसान उसके अंदर सम्मिलित हैं। किसान को रिसर्च चाहिए, जो नई नई तकनीकें आती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए डिजिटल ऐप बनी है, और आज से नहीं, पिछले 8 साल से किसान उसको एक्सेस कर रहा है। हर साल भर उस पर ज्यादा लोग जुड़े हैं। किसान को बिजनेस करना है, धंधा करना है, अपनी उपज को बेचना है खुले मार्केट में, तो वो खुले मार्केट में अब बेचेगा। जी, आ रही हूँ आपके पास, एक बार बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रही हूँ। और उसमें स्टार्टअप दिया जा रहा है। स्टार्टअप को किसानों के साथ मिलकर, जो हमारे पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे किसान हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो आके उनके साथ हाथ मिलाएंगे। उनको व्यापार कराने के लिए भारत सरकार ब्याज मुक्त लोन दे रही है, या फिर कोलेटरल फ्री लोन ले रही है, यानी उसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो आप देखें कि ये सारी चीजें किसान को एक इंडिपेंडेंट आदमी बनाना है, उसको घर बिठा के पैसे नहीं खिलाने हैं। तो उसको सम्मान निधि दी जा रही है। सम्मान निधि में आने वाले सालों में किस तरह ट्रीटमेंट होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन किसान को स्वयंभू करने के लिए उसको क्या क्या जरूरतें हैं। किसान को जरूरत है रिसर्च की, बीज की, मशीनरी की, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई है। बीज पे आपको जो पेस्टिसाइड होता है उसको कम किया गया है। आपको कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल दिया गया है। आप देखें, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो पराली जला रहे थे। भारत सरकार ने क्या किया, पराली से खाद बनाने वाली मशीन प्लांटों को अब उपलब्ध कराया। कुछ भारत सरकार ने कराया, कुछ भारत तकनीक लेके आए तो प्राइवेट सेक्टर करा रहा है जो मशीनरी है। उससे क्या है, किसान फसल तो काटता ही काटता है, पराली में उसको खाद बना के मार्केट में बेच के और पैसे कमाता है। वो सब चीजें ठीक है, जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, जो चीजें हैं, वो मैं सब चीजें मान रही हूँ। ये योजना की बात नहीं है, केवल आपको समझना पड़ेगा ये किसान को स्वयं वो करने वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी तो देखिए ना, आप ही की तरफ से कहा गया था ना कि सरकार की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन आज की तारीख में किसान जो लागत उनकी लग रही है ना, उसे भी निकालने में सफल नहीं है। तो नहीं, जो प्रॉफिट है उसकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए ना। आप दो नावों में पैर मत रखिए। या तो आप अपन किसान की आय को दोगुना करने का डिस्कशन कर लें, या फिर अपन ये देख लें कि लागत बढ़ी है या कम हुई है, या उस पे कितना सब्सिडी आई है नहीं आई है, या तो ये बात कर लें, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हैं। जो लागत आती है वो धंधे के हिसाब से आती है, बाजार के हिसाब से आती है। अच्छा। और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी और सब्सिडी वो भारत सरकार देखती है। तो उस पे घड़ी घड़ी कम होती रहती है, टैक्सेस कस्टम कम होता है, इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है। जो भारत में बन रहा है, भारत में इस्तेमाल हो रहा है। और ऑर्गेनिक खाद पहले भारत में नहीं मिलती थी, अब ऑर्गेनिक खाद मिलने लग गई। जो बीज था वो बीज भारत में नहीं मिलता था, वो अब भारत में पैदा होने लग गया। तो ये सारी चीजें आप देखें तो इसमें लागत की जहां तक बात है, किसान क्रेडिट कार्ड पे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कैपिटल है, जो रुपया है, वो ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड दिया किसान को। किसान को कैश नहीं दिया, किसान को क्रेडिट कार्ड दिया। बोला आपको कैश चाहिए, ये कार्ड ले लो, आप इस पे खर्चा करो, ठीक है। और भारत सरकार ने दुकानों पे उपलब्ध करा दिया। उससे क्या हुआ, एक तो जो राजीव गांधी कहते थे, हमने सबके सुना है, जो 100 रुपए भारत सरकार देती थी, 5 रुपए पहुंचते थे, वो एक तो 100 रुपए भारत सरकार ने दिया, वो पूरे 100 पहुंच गए नीचे। ठीक है, भारत सरकार के पास आज की तारीख में हिसाब किताब है कि भैया कितना खर्चा हुआ, ठीक है। दूसरा, किसान को माया मिल गई, किसान को अपने धंधा करने के लिए कैपिटल मिल गया, पैसा मिल गया। तो और क्या चाहिए किसान को व्यापार करना पड़ेगा ना। अभी करणपाल सिंह जी ने भी बोला कि किसान को व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। भाई वो जो बिल आपने बिल्कुल बैन करवाया, जो बिल भारत सरकार ने वापस किया, वो यही तो था। हाँ, तो किरणपाल जी जुड़े हुए हैं ना, किरणपाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल बीच में करना चाह रहे हैं। किरणपाल जी, मैं अग्रवाल जी आपको बताऊंगा, आपकी देखिए, भाजपा को बचाने वाला एक भारतीय किसान भानु ही है। उसको भाजपा को बचाया है। पूरे देश की अगर शान आन बान तुम्हारी बीजेपी की नाक बचाइए तो केवल भारतीय किसान भानु है। मैं उसी का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अग्रवाल जी, आपकी आंखों पे अभी भी राजनीतिक चश्मा है, आप इस राजनीतिक चश्मे को हटाकर देखिए, क्योंकि किसान के साथ छलावा हो रहा है आज भी। मैं कहता हूं, आप किसान आयोग को क्यों नहीं गठन करवाते हैं? सभी जगह सत्ता आपकी है, देश में प्रदेश में सब जगह आपकी सत्ता है। हाँ, मैं जवाब दूं क्या कृतिका जी? जी प्लीज। देखिए कृपाल जी, आपका जो कटाक्ष है वो सराखों पर। आपने मेरे को बोला राजनीतिक चश्मा हटा के देखने के लिए, तो मैंने अपना चश्मा निकाल दिया है। वैसे थोड़ा सा परेशानी होती है, बट कोई बात नहीं, आपने आदेश किया, आप सम्माननीय है मेरे लिए। लेकिन एक बात समझें कि केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अपने को नहीं देखना, अपने को देश के परिप्रेक्ष्य से देखना है। अपन सब साथ मिलके कहाँ जाएंगे, अपन सरकार कहाँ बनाएंगे, आप खेती कहाँ करोगे, करेंगे तो रहेंगे तो हम सब भारत में ही ना। तो हमें वहां देखना है देश के परिप्रेक्ष्य में, और थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मान लिया आपकी बात, लेकिन एक ही बार में पिछले 70 साल की कुरीतियों को नहीं हटाया जा सकता ना सर। लेकिन एक ही बार नहीं ना, देखिए नहीं, सरकार में आए हुए, केंद्र में आए हुए, तो आपको भी टाइम हो गया ना। हाँ, तो लेकिन अब तो थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में किसान को कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। आप ये भी सोचिए, जो किसान मेहनत कर रहा है ना, देखिए मैं भी एक किसान परिवार से ही आती हूँ, लेकिन आज की डेट में किसान के पास कुछ नहीं बच रहा है। आज से 10 साल पहले जो किसान परिवार 10,000 रुपए के लिए मुश्किल में रहता था, आज की तारीख में वो किसान परिवार 30,000 के लिए थोड़ा सा परेशानी में है। खर्चे बढ़े हैं लेकिन आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन हो सकता है खर्चों को और आमदनी का जो गैप है वो एड्रेस नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है। देखिए ये एक बहुत बड़ा चलावा है। अपन जब बजट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो अपने को नंबरों की बात करनी पड़ेगी। अपन को ये देखना पड़ेगा कि देश के परिप्रेक्ष्य में अपन एक बार में पूरा फिस्कल डेफिसिट नहीं हटा सकते। अपन बारी करके आ रहे हैं। जिस देश में 12 करोड़ बाथरूम बनाने पड़े सरकार आने के बाद, जिस देश के पास
मूत्री नहीं हो, पेशाब घर नहीं हो। महाराष्ट्र में मूत घर को मूत्री कहते हैं, वैभव जी को पता है। तो जिस देश के पास पेशाब करने के लिए मूत्री नहीं हो, उस देश में हम ऐसे मुद्दे पे झगड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जादू की छड़ी से घुमा दिया जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। और भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने, जो भाजपा द्वारा लेड है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये काम इस तरह किया है। चलिए ठीक है, कार्य को धीरे धीरे करके संबोधित किया है। देखिए, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। हमारे साथ में वैभव डांगे साहब इसको जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। वैभव डांगे साहब, आज का जो बजट है, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के तौर पर आपको क्या नजर आता है? 10 में से कितने नंबर देंगे आज के इस बजट को लेकर? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि वित्त मंत्री को उनके पास आने वाला इनकम, आय और अगले साल उनको खर्च करने वाला पैसा, उसका एक लेखा जोखा उनको संसद के सामने रखना पड़ता है। और किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है कि मेरे पास आने वाला इतना एक्स पैसा है और वाई पैसा मुझे खर्च कर। तो मुझे लगता है मैं एक अर्थशास्त्री के नाते ज्यादा बारीकी से ये देखना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने दिशा क्या तय की है, वित्त मंत्री ने दिशा किस दिशा में जाने की तय की है। आज दो समस्या हमारे देश में सबसे आगे, हम सब लोग एग्री करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें विकास दर जिसको कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, उस पे फोकस करना है। हमारा विकास दर बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारे देश में रोजगार बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अब किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछेंगे तो ये करने के दो ही तरीके हैं। दो तरीके ये है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, और साथ ही साथ उसके कारण जो कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी को जो एक तेजी आएगी, चालना आएगी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। आज कोविड से पूरी दुनिया बाहर निकल रही है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कोविड के कारण निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रही है। आज भी अगर हम 7% का ग्रोथ रेट का टारगेट अगर वित्त मंत्री रखते हैं, तो मुझे लगता है बड़ा एम्बिशियस टारगेट है और हमारी ग्रोथ की जो भूख है उसको बरकरार रखता है। दूसरा, अगर आप लगातार 7-8 साल से देखेंगे, देखिए पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट करना बहुत आसान है। और पॉलिटिकल पार्टीज और वित्त मंत्री को भी चुनाव में जाना है, प्रधानमंत्री को भी चुनाव में जाना है और चुनाव जीतना है, तो स्वाभाविक रूप से पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट और भी ज्यादा कर सकते थे। किसको खुश करना है तो वित्त मंत्री को 4 अनाउंसमेंट करना बड़ी बात नहीं, लेकिन वित्त मंत्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि देश की विकास की दिशा एक सस्टेन्ड दिशा रहे। और पिछले 8-9 साल से इस देश की सरकार ने लगातार एक ही दिशा में फोकस किया है। इन स्पाइट ऑफ कोविड, हमने लगातार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट टू ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त AK मिश्रा साहब भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है डांगे साहब, आपके पास वापस आती हूँ। मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या नजर आ रहा है अभी बजट को लेकर के? क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में कैसे आंकते हैं इसको? और दूसरा सवाल ये कि लगातार देखिए सरकार की तरफ से कोशिश तो की गई सबका साथ सबका विकास, लेकिन रोजगार में कहीं कुछ खास इस बार नजर नहीं आए। रोजगार को एक तरह से कहा जाए तो रोजगार पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। जो मुद्दा विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं, रोजगार और महंगाई, आज के इस बजट में रोजगार और महंगाई काफी दूर थी। देखिए मैम, राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये बजट बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। जो नेता बोल रहे हैं ये राजनीतिक है, तो मैं उनको बोलूँ भाई चुनाव तो 5 साल में होता है, बजट तो हर बार आता है। बेशक। अगर उनको ये लग रहा था कि भाई ये बजट राजनीतिक होगा तो जाके इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देते, धरना प्रदर्शन हल्ला करते, कोर्ट जाके रुकवा देते कि भाई चुनाव होने वाला है, साल भर के बाद बजट मत करिए। हिम्मत तो है नहीं कि ये रोक दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है, तो मैं सारे नेताओं से और सबसे पूछूंगा कि जो 7 लाख का स्लैब में रिबेट दिया गया है, क्या अपनी तनख्वाह और कमाई से वो डिक्लेयर करके देंगे सरकार को जी हम नहीं लेंगे? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, माई लिटमस टेस्ट इसको बोलते हैं, माई एसिड टेस्ट या लिटमस टेस्ट बोलते हैं। तो हम इसी पैरामीटर पे देखते हैं। आपका एक सबसे वाजिब सवाल है जो कि एड्रेस करना चाहिए कि वाकई में कि बजट में जो आप बोल रहे हैं कि भाई नौकरी के लिए और महंगाई के लिए कुछ नहीं है। अब जो अर्थशास्त्री हैं वो जानते होंगे कि नौकरी और महंगाई ये दोनों चीज़ें हमेशा किसी भी एक्टिव इकोनॉमी में बाई प्रोडक्ट होते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि जी हम 25 लाख नौकरियां देते हैं,
अब इसको समझिए बाई प्रोडक्ट कैसे। जी। सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम नोएडा में एक फैक्ट्री लगाएंगे, 10,000 नौकरियां क्रिएट हो गई कि नहीं। सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम इतना एकलव्य स्कूल बनाएंगे, तो 38,500 आप ही डाटा दिखा रही थी टीचर्स का हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से जैसे महंगाई हो गया, अब सरकार क्या करे, सरकार बजट में ये बोल दे क्या कि भाई महंगाई खत्म या इतना दे देते हैं, उससे नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने के रेमेडीज क्या होते हैं, उसके तरीके दो ही होते हैं, या तो आपकी इनकम बढ़ा दी जाए, दिस इज वन थिंग, फिर आपको महंगाई का असर नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। यानी आपकी परचेजिंग इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। या दूसरी चीज ये होती है कि चीजों के, वस्तुओं के, सेवाओं के मूल्य को घटा दिया जाए, ठीक है। तो ये दो ही तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। डाटा है कि महंगाई 6.5 या 6.8% का इन्फ्लेशन है, हालांकि 6% तक होता है, थोड़ा सा ये स्लाइटली ज्यादा है। आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन टेंस बट अंडर प्रेशर वाली है, हायर लेवल पे है। महंगाई और इन्फ्लेशन का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, जो नेता नाराज हैं मैं उनको, या जिनको लगता है कि भाई ये बजट, मैं 100% परफेक्ट नहीं बोलता हूँ, जिनको लगता है कि ये बजट अच्छा नहीं है, वो सिर्फ ये देख लें, पाकिस्तान श्रीलंका का बजट देख लें। वो यही करते थे, पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट, बिना सोचे समझे। डिफेंस ने, मिलिट्री ने मांगा 30%, लो 35%, फलाने उसने मांगा, मस्जिद ने ये दो, आज ही ले जाओ। कोई प्लानिंग नहीं, फ्यूचर का, ग्लोबल इकोनॉमी का कोई नॉलेज नहीं। आज की हालत में पहुंच गए हैं। मैं और दिन भर बैठ के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, और लॉजिक और इकोनॉमी के प्रिंसिपल के उस पे, क्योंकि इकोनॉमी की भी मेरी एक्सपर्टाइज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूं, इस बजट में किया क्या है। मैंने पहले भी बोला था, बजट खैराती नहीं होगा, बजट इल्मी नहीं होगा, बजट जज्बाती नहीं होगा, बजट आसमानी नहीं होगा। मैंने कल ये बोला था डिबेट में, ये बजट न इल्मी है, न जज्बाती है, न खैराती है, न आसमानी है। ये बजट है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, उसके बेस्ड पे जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, उन चीजों को देखते हुए और देश को जहां लेके जाना है, उनको रियलिटी में डेवलप करना, उन फैक्टर्स को। कि अब एक बड़ा अच्छी चीज है, देखिए जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया सारे पैनलिस्ट ने, 50 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। अब सुनने में लगता है इसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब समझिए, इंडिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं ना, टॉप 10% सिटीज होती हैं, वो 50 आती हैं, लगभग 50-55। कोई भी एमएनसी बाहर से इंडिया में जब बिजनेस करने के लिए आती है ना, तो सबसे पहले वो टारगेट करती है कि टॉप 10% यानी 50-55 सिटीज जो इंडिया है, वहां पे वो अपना नेटवर्क बना ले, जो बैंक वगैरह है। 50 हवाई अड्डे अगर बन गए नए, और पहले तो है ही, तो कनेक्टिविटी क्या होगा और उसके परिणाम क्या होंगे, इसका एक एग्जांपल। और जैसे मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे रिकॉर्ड टाइम में बन के खुल रहा है, आपको पता है कि कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा उससे। एक सड़क बना दीजिए, कितनी दुकानें चल जाती हैं, कितनी चीजें चल जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीके होते हैं लोगों की इनकम को, परचेजिंग कैपेसिटी को, राष्ट्र को मजबूत बनाने को, जनता को मजबूत बनाने को। आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अपेक्षा लोगों की ये है कि गवर्नमेंट बस पैसा उठा करके जेब में दे दे, तब ये बोलेंगे कि हाँ जी बजट अच्छा है। आप नौकरी करने जाते हैं किसी फैक्ट्री में, जाके नोट तो नहीं छापते हैं ना, लेकिन महीने भर के बाद पैसा आपके जेब में आता है। वो एक प्रोसेस है जो महीने भर चलता है, उसका बाई प्रोडक्ट एज ए पैसा आपकी सैलरी के रूप में आपके पास आ जाता है। तो ये मैकेनिज्म को समझना और डायनामिक्स को समझना बजट जैसे टिपिकल सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। केवल नेतागिरी का चश्मा लगा करके आप देखेंगे तो बजट आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर आगे भी चर्चा लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन इस चर्चा के शो में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल
बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी दीमक बोरर रेजिस्टेंट है, हम बैठे हैं ना, और वाटर रेजिस्टेंट हम बैठे हैं ना, दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाए डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आज जो बजट आया है उस बजट से क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मंजिल आसान होगी 2024 की। इसी को लेकर कर रहे हैं चर्चा। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा राजेंद्र सिंह भाटी जी के पास चलते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। राजेंद्र भाटी साहब, देखिए सरकार की तरफ से इस बार टैक्स में रिबेट थोड़ा सा राहत जरूर दी गई है। 8 साल बाद ये छूट दी गई, जिससे कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास वर्ग है जो लगातार आज इस बार उम्मीद लगाए हुए था कि थोड़ी राहत उसे मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो राहत आज जरूर मिल गई है मिडिल क्लास को। नमस्कार जी। देखिए, जो बजट हर बार आता है और मिडिल क्लास लोग या कोई भी जो टैक्स पेयर है वो हमेशा एक एक्सपेक्ट करता है कि हमें कुछ न कुछ बेनिफिट दिया जाए। बिल्कुल। इसी कदम में गवर्नमेंट को भी एक, जैसे अभी मेरे से पहले उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को भी एक ये बजट ये है कि लेखा जोखा प्रस्तुत करना, जिसमें आपकी इनकम कहाँ से आएगी और एक्सपेंसेस कैसे करने हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि इनकम को स्टैटिकली बनाए रखना। तो उसमें गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू ना खोने की वजह से वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेशन हित पहले है
और किसी के पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन, आप आज ज्यादा एक्सपेक्टेशन 7 लाख करती है तो अगले बजट में लोग 9 लाख मांगने लग जाएंगे जी। तो इसी को ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर आज व्यक्ति टैक्स पेयर है, इनडायरेक्ट रूप से तो टैक्स दे रहा है, उसपे तो मना नहीं कर रहा है। आज आप देखिए देश में 25 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन है और इनकम टैक्स से तो 10 से 12 लाख करोड़ का टैक्स आ रहा है। जो आज हमारा 39 लाख करोड़ के आसपास का बजट है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हर व्यक्ति एक बजट के दिन 1 और 2 दिन हर सरकार से ये एक्सपेक्ट करता है हमें कुछ नहीं दिया गया। इसी आधार पे अगर बजट की हम विवेचना मतलब एनालिसिस करने लग गए तो हम जो देश ने एक प्रगति पकड़ रखी है, जो एक देश डेवलपिंग नेशन की तरफ जा रहा है, उस प्रगति को हमें देखना होगा कि अगर एक मिडिल क्लास तबका जो सैलरी क्लास पर्सन है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, हाँ। बट उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, आज आप देखिए कि देश में पूंजीगत जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका डिविडेंड गवर्नमेंट लेने को तैयार है और जो व्यक्ति आज टैक्स दे रहा है उसको उसका लाभ भी मिल रहा है। आज के बजट में भी आप देख लिए आज हर व्यक्ति के लिए एयर कनेक्टिविटी की फैसिलिटी की बात की जा रही है। गए वो दिन जो फ्लाइट में कुछ लोग कम लोग ट्रेवल करते थे, आज हर व्यक्ति एयर ट्रेवल करता है। हर व्यक्ति आज को कहीं किसी स्टेट में ट्रेवल करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट गाड़ीज है, व्हीकल अवेलेबल है। हमारे देश में देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी क्रांति है और आने वाला समय फूड सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा। तो आप एक ओनली टैक्स में इतनी सी मिलने वाली राहत से बजट को जज नहीं कर सकते। हर व्यक्ति बजट को जज करता है कि हमें कुछ फायदा नहीं दिया। हाँ। आप बता दीजिए 7 लाख करोड़ 7 करोड़ टैक्स पेयर है, 138 करोड़ के अंदर 7% से भी कम लोग हैं जो टैक्स पेयर है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि एक तबके के लिए फिर अगर कल को वहां बेनिफिट दे दिए तो लोग कहेंगे कि 7% के लिए तो बेनिफिट दिया, हमें बेनिफिट नहीं दिया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट आप देखिए अब आजकल तो हर मंथ हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जो गवर्नमेंट जो व्यक्ति रिक्वायरमेंट करता है वो वाले बेनिफिट में दिए जाते हैं इस हिसाब से। तो व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष को कहीं से अलग नहीं किया जा रहा है। हाँ। ये बजट आना मतलब एक आय व्यय का खर्च, ये एक प्रोसीजर है कि आप विदाउट बजट कोई भी सरकारी खर्च से पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो एक आज बजट जो आया है कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी खर्चा होगा उसके एक आय व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई है। ठीक है भुवन भास्कर जी, देखिए अभी AK मिश्रा जी कह रहे थे कि इस बार का जो बजट है, देखिए ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर साल 1 तारीख को ही बजट आता है, तो इसे चुनावों से जोड़कर देखना तो नहीं चाहिए। फिर भी विपक्ष चुनावों से जोड़कर ही देख रहा है। भुवन भास्कर जी, आपका बटन जो शायद म्यूट हो रखा है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आगे जी आवाज आ रही है भुवन भास्कर जी, जी बात बोलिए अपनी। चलिए भुवन भास्कर साहब, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ वैभव अग्रवाल लगातार बने हुए हैं। वैभव अग्रवाल जी, देखिए आज जब मैंने इसको लेकर थोड़ा सा कोशिश की जानने की बजट को लेकर, तो स्वास्थ्य सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर पिछले साल में और इस साल में कुछ खास अंतर नजर नहीं आया है इन 3 सेक्टरों में। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा उम्मीद की जा रही थी कि शायद एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा बजट बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य सेक्टर में भी कुछ खास अंतर नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी। तो कैसे काम चलेगा सर? और रोजगार की तो खैर बात ही क्या ही बोले। बहुत अच्छी बात है प्रश्न किया और मजा आता है एक्चुअली। मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि कोई भी कार्य सम्मिलित हो जी, वो तो दबाव से नहीं चुनाव से होना चाहिए जी। दूसरी बात, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक गोल सेटिंग होती है। हाँ। आप अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, और हमने ये वाला बजट, पहले बजट था 2024 तक का जो 2014 में दिया था 10 साल का बजट, वो 10 साल में आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां आ गई है, हम लोग कितने आगे निकल गए हैं। आज G20 की प्रेसिडेंसी, महंगाई में भी बहुत आगे निकल गए हैं।
नहीं, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी डबल हो गई है। हम महंगाई देखिए, आप एक तरफा तराजू करके नहीं देख सकते हैं। एक तरफा अगर नहीं है ना आदमी सर, क्योंकि मैं भी देखिए एक महिला ही हूँ ना, घर जाकर रसोई में खाना मैं ही बनाती हूँ ना, मेरा ऑफिस तो रसोई का बजट भी तो मुझे ही देखना है। ऐसा नहीं है, मैं भी आप कह रहे हैं बनाता सर सिर्फ एक चीज पे हम नहीं देख सकते पर हैं ना। कैपिटा इनकम कितनी है वैभव जी, जो आप बोल रहे हैं डबल हो गई, जैसे 2-4 साल पहले क्या थी आज क्या हो गई? भवन जी एक मिनट, मेरा ऑफिस बॉय 2014 में साइकिल पे आता था। अच्छा। आज वो मोटरसाइकिल लेके आता है 1 लाख। तो देखिए आप समझे, और मैंने तनख्वाह ज्यादा नहीं बढ़ाई है। हाँ। तो आप समझे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बढ़ी है। एक आदमी को संसाधनों की उपलब्धि कराई गई है सरकार ने अच्छा। टारगेट के द्वारा। ओके। जो टारगेट होता है वो हमेशा 3 तरीके से बटा हुआ होता है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आज इस बार का जो बजट है वो एक सप्तऋषि बजट है। सप्तऋषि बजट जिसके अंदर अमृत काल का इंडिया एट 100 का विजन है। इंडिया 100 साल का, हम 75वें पे बैठे हैं, यानी 25 साल में इंडिया हिंदुस्तान कहां जाएगा। तो इंडिया एट 100 का जो विजन है वो भाजपा सरकार ने अगुवाई करी है, एनडीए सरकार की, और नरेंद्र भाई मोदी द्वारा अगुवाई में वित्त मंत्री ने वो विजन को एक प्रारूप देने की कोशिश करी है। और जैसे जैसे आगे समय निकलेगा वैसे वैसे प्रारूप में बदलाव आएगा। अच्छा। अगले साल जब हम जीत के आएंगे तो आप देखेंगे कि इसी बजट का बेहतर रूप दोबारा आएगा। तो देखिए, तो सप्तऋषि में आप 7 चीजों की प्रायोरिटी देख लेते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सम्मिलित डेवलपमेंट है, सम्मिलित विकास है सबके लिए। क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यानी फाइनेंस सेक्टर के लिए, वित्त सेक्टर के लिए, यूथ के लिए यानी यंग लोगों के लिए, जिसके अंदर 1500 से ज्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खुलेंगे। हाँ? सरकार उसमें मदद करेगी। यूथ को, यंग लोगों को जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं उसमें स्टार्टअप लैब है तो उसका बेनिफिट है क्योंकि कैपिटल अवेलेबल हो रहा है। फिर ग्रीन ग्रोथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज का कमिटमेंट है दुनिया को कि हम दुनिया में साफ वायु को देंगे लोगों को। हाँ। वो भारत में पहल कर रहा है। हमारे सबके प्रिय नितिन गडकरी जी ने देखा, एक एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने। उन्होंने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ 10 साल की रेवोल्यूशन ऑटोमोबाइल में लेके आए। वो पहले बैटरी और हाइब्रिड फ्यूल के साथ, हाँ, हम सबने उनको देखा कि वो उनकी अपनी गाड़ी ग्रीन फ्यूल से चलती है। ठीक है, तो और फिर अनलीशिंग द पोटेंशियल, इसमें स्किल डेवलपमेंट आया, कॉलेजेस एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। आज की तारीख में सड़कें, बिजली, बाथरूम, मूत्री जिसको कहते हैं, पेशाब घर जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भुवन जी तो वाकिफ सारी बातें घूम फिर के शौचालय पर क्यों आ रही है सर? नहीं, वो मैं बताता हूँ, अभी मैं आता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है वो, मैं आता हूँ। अच्छा। फिर सबसे बड़ी बात जो भारत सरकार की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी आखिरी भारतवासी तक जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसा ना हो कि फिर से कोई राजीव गांधी जैसा नेता आए और बोले, भाषण दे खड़े होके कि भाई साहब बजट तो मैंने बना दिया, टैक्स तो मैं खा गया, 100 रुपए मैंने भेजे थे लेकिन नीचे तो 2 रुपए ही पहुंचे। हाँ, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या है, आखिरी भारत के निवासी को, आखिरी भारत के निवासी को सोशली एम्पावर करना है। अब आ जाओ पेशाब की बात। आपने मेरे से प्रश्न किया कि पेशाब घर पे आके क्यों हो जाती है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष में कई लोग हैं, मेरे को बोलना शायद नहीं चाहिए लेकिन कटे शब्द हैं लेकिन सच्ची शब्द हैं, और मैं सच्चाई बोलने से डरता नहीं हूं। विपक्ष में कई लोग हैं जिनके पास 2014 से पहले मूतने के लिए पेशाब घर नहीं होते थे, और वो नरेंद्र मोदी की सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो उनको बाथरूम दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, रोटी दे रहा है, और सर पे छत दे रहा है, बिजली दे रहा है। तो बाथरूम की तो बात बहुत जरूरी है करनी। अच्छा, तो ये दिल के बहुत करीब है हमारे। सर, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। ठीक है, आपने जो बातें कही मैंने बहुत ध्यान से सुनी। सर, एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। चुनावी यात्रा पे गई थी जौनपुर, मेरे को काफी देर तक शौचालय नहीं नजर आया था। क्या कहेंगे उसको लेकर? जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। सरकार की कमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही स्केल की तरह सीधे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सरकार इंसानों द्वारा चलाई जाती है। आप ही कह रहे हैं ना कि शौचालय हमने बहुत बना दिए, बार बार शौचालय की बात आप कर रहे हैं।
तो एक आपने पर्सनल छेड़ा ना, एक्सपीरियंस, मैं आपको- ये मैं एक्सपीरियंस आपको सिर्फ support मेरा कर है रहा हूं। और मेरे जैसा एक्सपीरियंस और ना जाने कितने लोगों के पास होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार की कुछ कमियां फिर हैं। क्या शौचालय लेकिन- बन गया लेकिन सर? सरकार ने हर 11 चीज पे करोड़ आप शौचालय 2014 के बाद बनाए। शौचालय बनाए, 2014 के बाद शौचालय बनाए, आप सिर्फ एक लाइन को देखिए ना, रटने से भारत चीजें नहीं के- होती ना। कृतिका जी, भारत के वर्ग क्षेत्र के हिसाब से क्या हाँ। भारत में 11 करोड़ शौचालय 140 करोड़ लोगों के लिए काफी है? सर फिर वही बात, आप तो फिर- कितने चाहते हैं, आप ही बता आपके दीजिए। जौनपुर में आपको शौचालय नहीं मिला, हाँ। लेकिन दिल्ली में, लखनऊ में तो मिला, कानपुर में तो मिला। सर दिल्ली में मेरा घर है, लखनऊ में मेरा घर है, आप बताइए। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, नोएडा में तो मिला और साफ रहते हैं सारे सर बाथरूम। देखिए, यहाँ पर वो पहले कैसे भी होता थे है? इतने, यहाँ या तो इतनी खिचड़ी दिक्कतें पड़ी है, नहीं थी। पीछे बैठ के कोई भी बोलते हैं, महिला हो या बाबा, पुरुष हो, एक होटल में जाकर भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत वहां है जहां पर शौचालय नहीं है, जहां पर लोग खेतों में जाने को आप मजबूर सही कह रहे है। हैं। दिक्कत वहां है, आप सही वहां कह ध्यान रहे हैं, मैं केंद्रित तो होना कह रहा हूं, चाहिए ना। लेकिन काम चल रहा है ना, मैं तो कह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। सरकार की कमी है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। सर 2014 से लेकर अगर 2022 तक भी काम चल ही रहा है ना, तो फिर शायद आगे आने वाले 10 साल में भी ये काम चलता ही रहेगा। चलिए ठीक है, ठीक लेकिन है। आपको बाराबंकी और नोएडा में तो मिले ना, लखनऊ में भी तो मिले, आप वो कमी कैसे जान सकते हैं? सर फिर आधा वही ग्लास बात, पूरा देखने की आदत होनी चाहिए जहां हमें। चीजें हैं आधा ग्लास वहां, खाली नहीं देखते हैं। जहां जरूरत है ना सर, मेरे हिसाब से वहां होना चाहिए। ठीक है, बहुत सीधी नोएडा बात में मैं बोल रही जरूरत हूँ नहीं सर। होगी कृतिका ठीक है, जी। चलिए मिश्रा बाराबंकी साहब, में नहीं है। मिश्रा साहब आप बीच में कुछ कहना चाह रहे दिल्ली में थे। नहीं है। जी मिश्रा जी। देखिए, एक विनम्र निवेदन है, जैसे वैभव जी ने बोला कि पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, तो शायद ये जल्दबाजी में उनके मुंह से निकल गया होगा। मैं समझता हूँ पर कैपिटा इनकम डबल होने का मतलब हर चीज़ डबल, आपकी इकोनॉमी डबल हो गई, आपकी महंगाई आधी हो गई, हर आदमी की इनकम डबल हो मैंने गई। बोला पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं इस पे डबल नहीं करता बोला हूँ। मैंने। ठीक है, चलिए रिवाइंड PhD करके हूँ, देखिएगा। डॉक्टर, ठीक है, PhD आपके दो क्वेश्चन बड़े जेन्युइन थे जो आपने पूछे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा और डिफेंस के ऊपर कोई खास फोकस नहीं है। देखिए, दो चीज़ें मैं बताऊं, इसको ये समझा जाए कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की अगर हम बात करें तो पिछले बजट में आप देखिए जैसे जो घटनाएं हुई थी कि इतने एम्स बनाने के लिए, इतने प्राइवेट मेडिकल, इतने गवर्नमेंट मेडिकल बनाने के लिए जो बजट था, अब मान लीजिए 2 साल पहले देश भर में 25 या 50 एम्स बनाने के लिए जो बजट पास हुआ, तो एम्स 2-4 साल में बन के तब तैयार होता है। तो अब इसका मतलब नहीं है कि वो हर बार देते रहेंगे उसी जगह के लिए बजट। एक तो ये होता है। दूसरा मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये स्टेट का मैटर होता है। सेंटर का कंट्रीब्यूशन शायद 5 या 10% होगा, जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई और उसके साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट एम्स वगैरह जो हो गए उसमें होता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि हर स्टेट अपने जरूरत के हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट अलग से बनाता है, अपने स्टेट के बजट में देता है। ठीक है। अच्छा, ये एक आपने तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, डिफेंस। हमारा बजट डिफेंस का मेरे ख्याल से शायद अभी 12 या 13% के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। जिस हिसाब से 5,94,000, हाँ, जिस हिसाब से चुनौतियां हैं दोनों बॉर्डर पे और इंटरनल यानी 2.5 फ्रंट का वॉर और ग्लोबल जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से हमारा बजट लगभग 17 से 20% होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ हम दुश्मनों से घिरे हैं, दुश्मनों की चालें, इंक्रोचमेंट हो रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट को ये लगा हो, क्योंकि पीछे के सालों में गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, डिफेंस में, गोला बारूद खरीदना ये वो, और उन्होंने डील कर ली है और सप्लाई अभी तक चल रही है या शुरू भी नहीं हुई है। तो अगर बजट पहले दे दिया गया है। दूसरा इसमें एक रीजन ये हो सकता है, फर्स्ट टाइम डिफेंस का सेक्टर ऐसा हो रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट के दिमाग में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रहा हो कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना इनकम आ जाएगा, तो वो हम डिफेंस पे दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे आज की इस चर्चा पर यहीं पर विराम लगाना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज़ 1 इंडिया को देने के लिए। तो कुल मिलाकर आज का जो बजट था, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या वाकई जनता भी आज यही समझ रही है कि सबका साथ सबका विकास? टैक्स स्लैब में जरूर छूट दी गई, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं आई, युवाओं के लिए और स्टार्टअप खोलने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है सरकार, लेकिन अब इन पूरे बजट का जो 2023 का जो ये बजट है, इसका असर आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव जो 9 राज्यों में होने वाले, उन पर क्या पड़ेगा, और क्या जो आज का बजट था उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि मंजिल तो कहीं ना कहीं वही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो 2024 की ये मंजिल आज के इस बजट के द्वारा कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।
डैडी को पसंद क्लासिकल गाना। और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए